हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 3 नवंबर है और 2 नवंबर के हम टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आप यूट्यूब पे सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको जैसे कोई वीडियो अगर 60 मिनट्स में जो चीज़ कंप्लीट हुई है वो हमारे यहाँ पे 20 to 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। मतलब आपका 50% टाइम रिड्यूस होगा विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, सिंपल लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अच्छे टॉपिक्स पढ़ रहे हो, वो भी बहुत ही आसानी से। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे और सारी चीज़ें कवर होगी उसमें। ठीक है, चलो हम फाइनली टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। साथ में टेलीग्राम का मैं लिंक भी दे दूंगा जिसके अंदर हमारी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो पहला टॉपिक क्या है, सबसे पहले एक न्यूज़ आई है, यमन्स जो हाउतीज़ है उन्होंने लॉन्च किया है मिसाइल ड्रोन एट इजराइल। सिर्फ ये न्यूज़ है, इसमें हमारे लिए कुछ जानने की चीज़ नहीं है, लेकिन आपको मैं सिर्फ समझा देता हूँ। आपको जाकर क्या करना है, यमन की लोकेशन देखनी है कि वो इजराइल से कितनी दूर है, ईरान की लोकेशन देखनी है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि अभी ये सब न्यूज़ में है। गाजा, वेस्ट बैंक, सारी चीज़ें देखनी है। या फिर कल ऐसा करेंगे मैं आपको स्पेशली इसका एक मैप लेके आपको दिखा दूंगा जिसके अंदर सारी चीज़ें आपको उसके आसपास की जो मिडिल ईस्ट वाली है वो सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है कि अभी जो इजराइल वाला वॉर चल रहा है, इजराइल और अभी हमास का वॉर चल रहा है, जिसमें गाजा पट्टी पर इजराइल मतलब क्या कर रहा है कि बराबर ड्रोन्स और इनसे सब जगह से हमास तुरंत हमला हो रहा है। लेकिन अभी यमन भी इस लड़ाई में वॉर में घुस गया है। उसने यमन ने क्या है कि यमन ने एक मिसाइल छोड़ी है किस पर, इजराइल पर। और इजराइल की जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, वैसे ही एक हवा में फायर करने वाला एक और सिस्टम है इजराइल के पास। उसने यमन की जो मिसाइल थी उसको हवा में ही मार गिराया है। लेकिन अभी तक तो इसका कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली चलता रहता है तो फिर ये वॉर एक तरह से बहुत बड़ा वॉर बनने वाला है। तो ये सिंपल न्यूज़ थी, लेकिन अभी हमारे लिए काम की क्या है, इसमें से मैंने आपको जो लोकेशन है वो हम ऐसा करेंगे कल देख लेंगे। और आप चाहो तो एक तो इजराइल की लोकेशन, यमन की लोकेशंस और उसके अलावा ईरान की लोकेशन, जॉर्डन, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, इजिप्ट, ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद में एक न्यूज़ है, अक्टूबर ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन टू रुपीज़ 1.72 लाख करोड़। तो ये आप साथ ही साथ आर्टिकल देख लो, मैंने ये डाला है आर्टिकल, अक्टूबर ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन क्लाइम टू रुपीज़ 1.72 लाख करोड़। मतलब जीएसटी कलेक्शन इतना बढ़ चुका है, आप सोचिए। तो अभी क्या हमारे लिए ये काम की चीज़ है कि कितना बड़ा है, क्योंकि हर महीने डेटा आएगा, कभी 1.72 हो रहा है, कभी 1.56 लाख करोड़ हो रहा है। तो हर साल हर महीने जीएसटी कलेक्शन चेंज हो रहा है। तो अभी हमारे लिए क्या काम की न्यूज़ है उसको समझ लो। हमारे लिए काम की न्यूज़ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। उसके बाद ये इसके द्वारा नॉट डायरेक्टली पेड बाय कंज्यूमर्स, ऐसा टैक्स है जो कि कंज्यूमर्स के द्वारा डायरेक्टली पेड नहीं किया जाता है। एक तो इनकम टैक्स में तो क्या होता है कि कंज्यूमर डायरेक्टली उसी के ऊपर बर्डन होता है और उसी के द्वारा पे किया जाता है, लेकिन इसमें सप्लायर पे करता है लेकिन वो लेता किससे, आगे से कंज्यूमर से ले लेता है। तो ये डायरेक्टली कंज्यूमर पे नहीं करता है। और ये जीएसटी कब हमारे इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को मिडनाइट, रात को 12 बजे। तो 1 जुलाई 2017 को इंडिया के अंदर रात को मिडनाइट में इंप्लीमेंट हो गया था जीएसटी। उसके बाद ये कब से आया, तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक 101, याद रखना, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हमारे इंडिया में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया। इसने क्या किया, इसने रिप्लेस और सबसम कर दिया वेरियस टैक्सेस, जैसे सर्विस टैक्स हो गया, वेट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, और बहुत सारे जो इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स थे उन सबको रिप्लेस करके सबसम करके क्या बन गया, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये मैन्युफैक्चरर और सप्लायर पर लगता है, ठीक है। इसकी रेट्स 0%, 15%, 12%, 18% और 28%। और साथ के साथ ही मैक्सिमम इसमें जो रेट हो सकती है 40%, वैसा हो सकता है, एक उससे ज़्यादा रेट नहीं हो सकती है। टाइप्स कौन कौन से हैं, तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। अब समझ लो, सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब होता है कि अगर जैसे कोई भी मतलब जैसे माल सप्लाई हो रहा है, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जा रहा है तो उसमें क्या लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी। लेकिन अगर सेम स्टेट में विद इन द स्टेट अगर कोई माल सप्लाई हो रहा है, जैसे राजस्थान का कोई सप्लायर है और राजस्थान का ही रिसिपेंट है, रिसिपेंट यानी राजस्थान का ही सेलर है, राजस्थान का ही बायर है, तो जब सप्लायर बायर को सेल करेगा तो उस केस में क्या होगा, अगर एक ही स्टेट है, उसी स्टेट के अंदर हो रहा है, तो उसमें लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। अब आपको बताता हूँ, सीजीएसटी है सेंट्रल का पार्ट, एसजीएसटी है स्टेट का पार्ट, यूटीजीएसटी अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी लगेगा, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, और या फिर अगर स्टेट है तो एसजीएसटी लगेगा। दोनों एक ही चीज़ है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी को समझ लिया आपने। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यानी एक स्टेट का तो सेलर है राजस्थान का, वो बिहार के बायर्स को अगर माल सेल करता है तो उस टाइम पे कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जीएसटी काउंसिल क्या होता है। हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई जीएसटी का मतलब समझ लिया, अब जीएसटी काउंसिल क्या होता है, आपको सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आपको याद होना ही चाहिए। उसके बाद एक जीएसटी काउंसिल होता है, नाम तो सुना होगा जीएसटी काउंसिल का, जिसका काम क्या है, अभी कभी भी हम सुनते हैं कि जीएसटी काउंसिल ने ये एग्जेम्पशन बढ़ा दी है, रेट्स बढ़ा दिए, टैरिफ डिसाइड कर दी है, और बहुत सारी चीज़ें जो भी जीएसटी से रिलेटेड सेंटर और स्टेट है उसके अंदर जो भी चीज़ें डिसाइड होती है, किसी रेट को मॉडिफाई करना, टैरिफ को डिसाइड करना, एग्जेम्पशन को डिसाइड करना, ये किसका काम है, जीएसटी काउंसिल का। तो जीएसटी काउंसिल किसके थ्रू आया है, तो आर्टिकल 279A, याद रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 279A, वो पावर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि आप एक जॉइंट फोरम कॉन्स्टिट्यूट करो जिसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों के मेंबर्स हो, उसको बोलते हैं जीएसटी काउंसिल बोला गया है उसको। और ये उसका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 279A।
इसके अंदर चेयरमैन कौन होता है, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि अभी निर्मला सीतारमण है, वो जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन होती है। मेंबर्स होते हैं एक तो यूनियन मिनिस्टर यानी सेंट्रल लेवल पर, जैसे जीएसटी काउंसिल के अंदर सेंटर के साइड से कौन मेंबर होगा, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, यानी जो रेवेन्यू और फाइनेंस होती है उसके चार्ज में जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो होते हैं मेंबर। स्टेट की साइड से कौन से मेंबर होंगे, जो मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, यानी उनको नॉमिनेट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो फाइनेंस और टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उसमें जो मिनिस्टर होंगे। और यूनियन मतलब सेंट्रल लेवल पर कौन मेंबर्स होंगे सेंट्रल साइड से, तो उसके अंदर होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, जो रेवेन्यू के चार्ज है। फंक्शंस मैंने आपको समझा दिया, मॉडिफाई करना, रिकंसाइल करना और टू मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड द स्टेट ऑन जीएसटी, जिसमें एग्जेम्पशन हो गई, टैरिफ डिसाइड करना, सारी चीज़ें हो गई। अभी क्या हुआ है कि बांग्लादेश की नॉमिनी है, उन्होंने डिफीट कर दिया नेपाल्स इन रेस फॉर WHO रीजनल पोस्ट। तो अभी ये आर्टिकल समझ लो, ये आया है मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ। बांग्लादेश की जो नॉमिनी है उन्होंने डिफीट कर दिया नेपाल इन रेस ऑफ WHO रीजनल पोस्ट, यानी WHO में एक रीजनल डायरेक्टर की पोस्ट होती है। वहाँ पर क्या हुआ, दो नॉमिनी थे, एक तो बांग्लादेश की नॉमिनी, मतलब उसमें उम्मीदवार एक तो बांग्लादेश के थे, एक कौन से थे, नेपाल के उम्मीदवार। तो उसमें कौन विजेता रहा, बांग्लादेश के उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिले हैं और वो रीजनल डायरेक्टर बन चुके हैं। तो अभी हमारे लिए ये चीज़ काम की नहीं है, हमारे लिए क्या काम का है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, तो सबसे पहले WHO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशन की, किसके केस में, हेल्थ के लिए, कि हेल्थ के लिए जो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये 1948 में इसकी स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 194 मेंबर्स है, इसके अंदर 194 कंट्रीज इसके मेंबर्स है और 150 कंट्रीज़ के अंदर इसका ऑफिस है और 6 रीजनल ऑफिस बने हुए हैं इसके WHO के। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और वर्क करता है इन कोलाब्रेशन विद इट्स मेंबर स्टेट, यूजुअली थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, जैसे इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो अपना डेटा किसको देंगे, WHO को। इस तरह सब देशों के डेटा अगर WHO के पास आएंगे, तो जैसे कोविड को उन्होंने महामारी घोषित किया था WHO ने, कैसे घोषित किया, जब चाइना से भी डेटा आया, इंडिया से भी डेटा आया, अलग अलग कंट्रीज से जब डेटा उनके पास पहुंचा WHO, तो WHO ने ये डिसाइड किया। तो इस तरह ये किस तरह कनेक्ट रहता है इंडिया से, जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसके थ्रू जुड़ा रहता है। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 7 अप्रैल को। ऐसा क्यों, क्योंकि 7 अप्रैल मतलब 1948 की जब इसकी स्थापना हुई थी, तो ये 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी, मतलब इसने वर्किंग स्टार्ट की थी, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ डे भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये लीडरशिप प्रोवाइड करता है किस पर, ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर्स पर, हेल्थ रिसर्च करने का काम करता है, नॉर्म्स सेट करने का काम करता है, स्टैंडर्ड सेट करने का काम करता है, किसके लिए, हेल्थ के लिए, यानी हेल्थ के लिए स्टैंडर्ड सेट करना, नॉर्म्स सेट करना, और उसके अलावा रिसर्च एजेंडा मतलब रिसर्च करना, और उसके अलावा लीडरशिप प्रोवाइड करना। हेल्थ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स आते हैं वो WHO के अंदर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन उसके अंदर जैसे यूनाइटेड नेशंस है, हमने बोला है कि यूनाइटेड नेशन का एक ग्रुप है, यूनाइटेड नेशन बोलते हैं जिसको हम, तो उसके अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है। उसका काम क्या होता है, जनरल असेंबली डिसाइड करती है कि UNGA क्या करती है, वर्ल्ड लेवल पर अगर कोई भी रिजोल्यूशन पास करना है तो UNGA में होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी डिसीजन पास होते हैं, सबकी अपनी अपनी वर्किंग है। वैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने का पावर किसके पास है, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये WHO का ही एक पार्ट है, इसके द्वारा डिसाइड किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा। ये एक तरह से मीटिंग होती है WHO के जितने भी मेंबर स्टेट्स है मेंबर कंट्रीज है उनके द्वारा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जाती है। ये WHO की डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इस मीटिंग में क्या होता है, डेलीगेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ द मेंबर्स, WHO के जितने भी मेंबर्स है वो अटेंड करते हैं, और ये इस तरह ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। इट इज़ हेल्ड ईयरली। जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसकी मीटिंग कब होती है, हर साल होती है। कहाँ पर, जो जेनेवा स्विट्जरलैंड जो इसका हेडक्वार्टर है वहाँ पर। इसके अंदर स्पेसिफिक हेल्थ एजेंडा पर डिस्कस किया जाता है। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड, मतलब इस असेंबली का मुख्य फोकस क्या होता है, एक ही भाई स्पेशल एजेंडा जो हेल्थ एजेंडा होता है उनको प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके द्वारा स्पेशल हेल्थ एजेंडा प्रिपेयर किया जाता है, और किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा। ये टॉपिक समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक समझो। अब आपने क्या क्या पढ़ा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली पढ़ लिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया है, सारी चीज़ों को समझते रहो। जैसे जैसे हम चीज़ों को समझेंगे, जैसे हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। अब एक टॉपिक है एक्सीडेंट वाला, अभी 53 एक्सीडेंट हो गया है, तो इसको समझ लो। अभी 53 एक्सीडेंट हुए हैं, 19 डेथ हुई है पर आवर इन रोड क्रैशेज इन 2022 सेज मिनिस्ट्री ने कहा है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब जो क्या कहते हैं, जो हमारी मिनिस्ट्री, 1 सेकंड मैं आपको समझा रहा हूँ, 1 सेकंड, आपको मैं डेटा भी दिखा दूंगा, इसको समझ भी लेना साथ के साथ में। तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट है, जिसके हमारे मिनिस्टर है नितिन जी गडकरी, उनकी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला है कि 53 एक्सीडेंट हुए हैं और हर घंटे के अंदर 19 डेथ हो रही है, 19 डेथ और 53 एक्सीडेंट हो रहे हैं हर घंटे में, आप सोचिए, और 19 लोगों की मृत्यु हो रही है। तो फिर जो मृत्यु की रेट देखिए आप एक्सीडेंट के कारण 30%, कितनी 30%, सोचिए 30 से 35% अगर डेथ हो रही है तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी इसका डेटा समझ लीजिए, मैंने ऑलरेडी उसमें भी दे रखा है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से बता रहा हूँ। तो चलो मैं वहीं पे बताता हूँ आपको नोट्स के अंदर, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अभी क्या है, 2018 के अंदर 4.7 लाख एक्सीडेंट हुए थे,
2018-19 के अंदर 4.56 लाख, 3.72 लाख कोविड के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे इतनी गाड़ियाँ ही नहीं चल रही थी। 4.12 लाख 2021 के अंदर, 2022 में 4.61 लाख, ये सब एक्सीडेंट हुए। फेटलिटी रेट कितनी है, मृत्यु दर, यानी अगर 4.7 लाख एक्सीडेंट हुए तो उसमें से 1.57 लाख मृत्यु दर है। और ऐसे ही 2022 में कितनी है, 1.68 लाख, जो कि 4.61 लाख लोगों में से अगर 1.68 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है सिर्फ एक्सीडेंट के कारण, तो क्या ये भारत का सबसे बड़ा इशू नहीं बन गया है? इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस होता है। केवल जीडीपी के अंदर 3% ऑफ जीडीपी का लॉस हो जाता है, क्योंकि पूरा इंसान चला जाता है। तो घर के अंदर से अगर अर्निंग पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके कारण सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? पूरे परिवार की व्यवस्था बिगड़ जाती है, उनकी एजुकेशन पर इफेक्ट होता है, उनके आने वाले बच्चों पर इफेक्ट होता है, उनकी वुमेंस पर इफेक्ट होता है। इस तरह देश की जीडीपी को सबसे बड़ा नुकसान, 3% ऑफ जीडीपी लॉस के लिए कौन जिम्मेदार है? केवल रोड एक्सीडेंट। तो इसके लिए अभी एक रोड सेफ्टी को अपन पूरा समझ लेते हैं कि डेथ हो रही है ड्यू टू रोड एक्सीडेंट रीजंस। क्या अगर डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है रोड एक्सीडेंट के कारण, जो मृत्यु हो रही है उसकी रीजंस क्या है? वाई मतलब इतनी सारी डेथ होती है? तो सबसे ज़्यादा ओवर स्पीडिंग, केवल डेथ की 69% तो ओवर स्पीडिंग का, क्योंकि गाड़ी इतनी स्पीड पे चलाते हैं तो एकदम से कोई सामने से गाड़ी आ गई, टक्कर हो गई तो इंस्टेंट डेथ हो जाती है। नॉन वीयरिंग ऑफ हेलमेट, हेलमेट नहीं पहनना, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि अभी क्या नए नए जो नौजवान बच्चे होते हैं, कोई इसको अदरवाइज नहीं ले, मैं सिर्फ सबके लिए नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि जैसे कोई भी आदमी अगर वो हेलमेट नहीं पहनता है तो उसका सबसे बड़ा दिक्कत है, एक तो हेलमेट पहनना होता है तो हो सकता है आदमी का एक्सीडेंट हो जाए तो भी सिर बच सकता है, लेकिन हेलमेट नहीं पहनना होता है तो सिर पे लगते ही एक्सीडेंट तुरंत होता है और नॉन वीयरिंग ऑफ हेलमेट के कारण डेथ हो जाती है। तो 30% ऑफ डेथ तो इसके कारण होती है। उसके बाद नॉन यूज ऑफ सीट बेल्ट, सीट बेल्ट की यूज नहीं करना। अब आप इस चीज़ को समझो कि हम कार चलाते हैं, सीट बेल्ट का यूज नहीं कर रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ तो सीधा आदमी क्या होता है, कार से निकल के कितनी बार सामने वाली गाड़ी में चला जाता है। वाई? क्योंकि सीट बेल्ट नहीं पहन रखी होती। सीट बेल्ट पहनी होती है तो वो आदमी के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह नॉन यूज ऑफ सीट बेल्ट ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो 11% ऑफ डेथ इस केस में होती है। अब सिग्निफिकेंस समझो, रोड ट्रांसपोर्ट एक डोमिनेंट ट्रांसपोर्ट है, सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट है रोड ट्रांसपोर्ट, और सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? रोड ट्रांसपोर्ट से। तो इसके लिए रोड एक्सीडेंट के कारण क्या है, ये तो हमने समझ ली पहले तो कि भाई डेथ के कारण क्या है, इतनी सारी डेथ क्यों हो रही है, लेकिन अब रोड एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? तो सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों की लापरवाही, नेग्लिजेंस एंड रिस्क। लोग बिल्कुल लापरवाह है, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, वो ये नहीं देखते कि हमारे पीछे पूरा परिवार चल रहा है, लेकिन इस चीज़ को वो नहीं समझते। तो एक तो नेग्लिजेंस सबसे बड़ी दिक्कत है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू, क्योंकि रोडों पर बहुत ज़्यादा खड्डे हैं। अगर गाड़ी, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे गाड़ी तो स्लो चल रही है लेकिन इतना बड़ा खड्डा होता है कि गाड़ी खड्डे में टच होते ही गाड़ी गिर जाती है और इंस्टेंट आदमी की डेथ हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसा क्यों? कितनी बार हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू हो जाता है। हाईवे पर भी खड्डे होते हैं, तो ऐसा राजस्थान के अंदर एक जयपुर हाईवे है, वहाँ पर अभी रिसेंट में मैं गया था तो वहाँ पर बहुत बड़ा खड्डा था। एक आपको मैं हाईवे की एक एप्लीकेशन बताऊंगा, आप चाहो तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो NHAIA, उसकी एप्लीकेशन जो कि नितिन जी गडकरी ने उसको लॉन्च किया था, उसके अंदर जब आप उस एप्लीकेशन पर फोटो क्लिक करके भेज दोगे तो उसका भी तुरंत इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इशू है। नेग्लिजेंस, लोगों में अभी लापरवाही बहुत है। डिस्ट्रैक्शन, यूज ऑफ मोबाइल फोन का यूज करना, ईयरफोन का यूज करना गाड़ी चलाते हुए। इससे क्या होता है कि अगर मोबाइल फोन का यूज किया जा रहा है तो आदमी का ध्यान किसमें? मोबाइल में। सामने से गाड़ी आते ही आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। ओवरलोडिंग, हम ओवरलोडिंग, एक बाइक है उस पर 4 जने बैठ के जा रहे हैं जबकि बैठना 2 जनों को चाहिए। कार के अंदर 7-7 जने बैठ रहे हैं। टेम्पो होते हैं, जो टेम्पो चलते हैं उसके अंदर 10-10 जने बैठ रहे हैं। तो इस तरह ओवरलोडिंग, या बड़ी बड़ी ट्रकें होती है जिसमें सामान की इतना वेटेज ही करना चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा ओवर वेटेज कर रखा है, ओवरलोडिंग कर रखी है, तो वो पलटने के चांस बढ़ जाते हैं। वीक व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड, इंडिया के अंदर अभी भी सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत कम है, उनके लिए कड़क नॉर्म्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें होगी तभी जाके हमारे यहाँ पर एक्सीडेंट की रेट कम हो सकती है। लेक ऑफ अवेयरनेस, और लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है। माता पिता का इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो हमें अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि गाड़ी स्लो चलाएं ताकि सभी का भविष्य इंप्रूव रहे। अब आप एक चीज़ और समझिए, ये तो मैंने समझ लिया लेक ऑफ अवेयरनेस। अब एक होता है इंपैक्ट ऑफ रोड एक्सीडेंट। अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो मैंने इसके पॉइंट्स आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं हिंदी में, लेकिन फिर भी मैं वापस बता रहा हूँ। इकोनॉमिक लॉस, 3% ऑफ जीडीपी का लॉस किसके कारण हो जाता है? रोड एक्सीडेंट के कारण। कैसे समझाया था मैंने आपको? इंसान की डेथ हो गई तो अर्निंग पर्सन की डेथ होती है, पूरे परिवार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, वुमेंस पर बर्डन बढ़ जाएगा। तो आप सोचिए अगर एजुकेट नहीं होगा बच्चा तो उसका आने वाले टाइम पे उसका इफेक्ट भी पड़ेगा कि एजुकेटेड बंदा होगा, स्किल्ड पर्सन होगा तो जीडीपी में ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि उसके पिता की अर्निंग पर्सन की डेथ हो जाएगी। हो सकता है किसी परिवार में सिर्फ मम्मी ही है, उसके पिता नहीं है, लेकिन अगर मम्मी भी अर्निंग पर्सन है, उनकी डेथ हो जाती है सिर्फ रोड एक्सीडेंट के कारण, तो वो बहुत बड़ा नुकसान है। सोशल इंपैक्ट, समाज, अर्निंग पर्सन की डेथ होने के बाद समाज के अंदर उस परिवार की स्थिति बिगड़ जाती है, वो धीरे धीरे एक पॉवर्टी की स्टेज में चले जाते हैं क्योंकि अर्निंग पर्सन नहीं होगा। परिवार में 5-6 मेंबर है तो उनके लिए खाना, मतलब जो भोजन है, खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो इस तरह सोशल इंपैक्ट भी उनके परिवार पर आ जाता है। जेंडर स्पेसिफिक इंपैक्ट, यानी वुमन पर सबसे ज़्यादा बर्डन पड़ता है इसका। कैसे? क्योंकि अगर पति की डेथ हो गई है तो पत्नी को क्या करना पड़ेगा? वो सिर्फ उसको बच्चों की भी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, बच्चों की केयर भी करनी है। उसके अलावा सबसे बड़ा इशू क्या है? उसके अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो जो वुमन है उनको बच्चों की केयरिंग करनी, अर्निंग भी करनी है, घर का काम भी करना है, तो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ने लग जाता है। तो जेंडर स्पेसिफिक इंपैक्ट भी हो जाता है। अब एक पॉइंट समझो, 50% ऑफ वुमन आर सेवरली अफेक्टेड ड्यू टू डेथ ऑफ मैन, यानी जो
पुरुषों की मृत्यु के कारण 50% महिलाओं को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। जो हमारे इंडिया के अंदर अगर पॉपुलेशन है और अगर किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो सबसे उसके 50% वुमेंस को उस केस में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि उनमें एजुकेशन की कमी हो सकती है या उनके पास कोई डिग्री नहीं है जिसके कारण उनको रोजगार नहीं मिलता है। तो ये सबसे बड़ा इशू है। हाउ कैन रोड एक्सीडेंट बी कंट्रोल्ड? तो रोड एक्सीडेंट को अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले स्पीड डिटेक्शन डिवाइस लगाना बहुत जरूरी है। क्या स्पीड डिटेक्शन डिवाइस का नाम सुना है? जिसमें एक तो राडार होता है, एक स्पीड डिटेक्शन डिवाइस होती है। इंडिया के अंदर एक चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली जो 2 यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर इसको ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया गया है। और अगर स्पीड डिटेक्शन डिवाइस से पता चल जाता है ये गाड़ी इतनी स्पीड पर चल रही है तो उनका चालान कट जाता है। इम्प्रूव सेफ्टी मेजर्स, हमें सेफ्टी मेजर्स बढ़ाने की जरूरत है गाड़ियों में, जैसे कि अगर स्पीड ब्रेकर बढ़ाने की जरूरत है, रेस्ड प्लेटफॉर्म बढ़ाने की जरूरत है, ऑप्टिकल मार्किंग करने की जरूरत है कि यहाँ पर गाड़ी स्लो होनी चाहिए और हर जगह निर्देश दिए होने चाहिए कि यहाँ गाड़ी धीरे चलाए, वैसा कुछ। उसके अलावा हमारी गाड़ियों के अंदर जो व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर भी जैसे जो एयर बैग्स होते हैं वो 2 की जगह वैसे 4 कर दिए गए हैं, तो इम्प्रूव सेफ्टी मेजर्स के थ्रू भी बचा जा सकता है। स्ट्रिक्टर रूल्स एंड हेवी फाइन्स, वो हमारे इंडिया के अंदर सिस्टम क्या हो रखा है, देखो मैं कोई हमारे देश की कमी नहीं कर रहा हूँ, हम यूपीएससी के एस्पिरेंट है, हमारा क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि हमें यूपीएससी के इस नॉलेज के थ्रू हमें पता लगाना है कि क्या गलतियां हैं और उन गलतियों को इंप्रूव करने के लिए हमें कोशिश करनी है। और वो तभी पता चलेगा जब हम अपनी गलतियों को पहचानेंगे। हम अगर अपनी गलतियों को, जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे हो और अगर आपको पता है कि हमारी ये गलती है और आप तभी इंप्रूव कर पाओगे, वैसा ही मैं बता रहा हूँ कि इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ा इशू क्या है कि यहाँ पर लोगों में लापरवाही बहुत है, नेग्लिजेंस बहुत है। तो यहाँ पेनल्टी के थ्रू उन चीज़ों को समझाया जा सकता है। तो ये सोल्यूशन है, ये भी अच्छा सोल्यूशन है कि उन पर फाइन लगाया जा सकता है कि ट्रैफिक वाले एरिया में नहीं चला सकते हैं। बच्चे अगर गाड़ियाँ चलाते हैं जो कि 18 साल से कम है, उनको अगर लाइसेंस नहीं है उनके पास, तो उनके ऊपर अच्छा खासा फाइन लगना चाहिए। तो इस तरह क्योंकि रोड एक्सीडेंट में कहीं कहीं उनका रोल भी होता है। तो स्पीड डिटेक्शन डिवाइस के थ्रू भी ये तीनों मैंने बता दिए, स्पीड डिटेक्शन डिवाइस, इंप्रूव सेफ्टी मेजर्स, स्ट्रिक्टर रूल्स एंड हेवी फाइन्स। अब इनिशिएटिव समझ लो, एक तो ग्लोबल लेवल पर इनिशिएटिव होता है, एक होता है इंडिया लेवल पर इनिशिएटिव। ग्लोबल लेवल पर एक है जो ब्राजीलिया डिक्लेरेशन है, किस पर? रोड सेफ्टी पर। 2015 का एक डिक्लेरेशन है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इसका सिग्नेटरी है, बिल्कुल इसका क्वेश्चन आ सकता है। ब्राजीलिया डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी, पहला स्टेटमेंट 2015 में आया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। दूसरा, इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी, तो गलत स्टेटमेंट, इंडिया इज सिग्नेटरी, ठीक है। तीसरा, इसको डिक्लेरेशन को कब साइन किया गया था? सेकंड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी हेल्ड इन ब्राजील। ब्राजील के अंदर इसको जो ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस हुई थी रोड सेफ्टी पे, उसमें इसको साइन किया गया, तो बिल्कुल सही जवाब है, हाँ वहाँ पर साइन किया गया। उसके अलावा एक ये चीज़ भी समझ में आ गई, तीसरा तो स्टेटमेंट तीसरा वाला सही है। चौथा, इसके अंदर और चीज़ें समझो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तीसरा नंबर का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वेलबींग, हेल्थ एंड वेलबींग, उसका तीसरा नंबर का एसडीजी 3 क्या है? हेल्थ एंड वेलबींग। तो उसके अंदर एक एसडीजी 3.6 किसको कवर करता है? रोड सेफ्टी को। उसमें बोला गया है टू हाल द नंबर ऑफ ग्लोबल डेथ के नंबर्स को कम करना एंड इंजरीज को कम करना फ्रॉम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बाय 2030। हमारा टारगेट है एसडीजी 3.6 के अंदर कि 2030 के अंदर जो ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहे, रोड एक्सीडेंट के कारण जो डेथ होती है, इंजरी होती है, उसके नंबर को घटाना, ये हमारा टारगेट है। एसडीजी 3.6 याद रखना, क्योंकि हर एक टारगेट के अंदर जैसे टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसके अंदर भी 17 के अंदर भी ऐसे और भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो उसके अंदर 3.6 जो छठा पॉइंट है वो ये बताता है रोड सेफ्टी से, क्योंकि वेल बीइंग के अंदर इंसान को अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, उसको अपने रोड एक्सीडेंट से जो इंजरी और डेथ को रोकना है। उसके बाद एक इनिशिएटिव ग्लोबल लेवल पर और लेकर आया गया है, डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021 से 2030। इसके अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया है। रिजोल्यूशन क्या नाम है? इंप्रूव करना ग्लोबल रोड सेफ्टी, यानी ग्लोबल रोड सेफ्टी को इंप्रूव करना है, बिल्कुल कर देंगे। प्रिवेंट करना एटलीस्ट 50% ऑफ रोड ट्रैफिक डेथ एंड इंजरी बाय 2030, यानी 2030 तक। याद रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2030 तक हमको क्या करना है, जो डेथ और इंजरी है प्रिवेंट करना है एटलीस्ट 50% ऑफ रोड ट्रैफिक, यानी जो रोड ट्रैफिक का 50% है, अगर आपकी रोड ट्रैफिक है उसके 50% को प्रिवेंट करना एटलीस्ट 50% ऑफ रोड ट्रैफिक डेथ एंड इंजरी बाय 2030, जो कि अभी कहाँ पढ़ा था हमने? एसडीजी 3.6। वही इन्होंने बताया कि रोड ट्रैफिक के अंदर 50% डेथ और इंजरी को अभी आपको रोकना है 2030 तक। उसके बाद एक इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है, जिसका काम क्या है, जो एक रजिस्टर्ड चैरिटी है, उसका काम ही क्या है? जीवन को बचाना है थ्रू सेफर रोड्स, यानी अच्छे रोड्स के थ्रू, मजबूत रोड्स के थ्रू। आपको क्या करना है? हमें एक ही काम करना है कि हमें मतलब हमारे इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम के थ्रू हमें अपने देश के अंदर या इंटरनेशनल लेवल पर जो लाइफ है, जीवन है, उसको बचाने की कोशिश करनी है। इंडिया के अंदर भी कुछ एक्ट्स लाए गए हैं, इनिशिएटिव, जैसे अपने से एक तो ब्राजीलिया डिक्लेरेशन पढ़ लिया, उसके अलावा इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम देख लिया है, और डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021 से 2030 भी देख लिया है। अब इंडिया लेवल पे आप देखो, समझो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसका रोल क्या है? हाइक्स द पेनल्टी फॉर ट्रैफिक वायोलेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को समझो आप कि इंडिया लेवल पर एक एक्ट आया है, जिसका एक्ट का नाम है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट क्या है? 2019। उसके अंदर इस चीज़ को समझ लो, उसके प्रोविजंस याद रखने हैं आपको। ये पेनल्टी डालता है किस पर? ट्रैफिक वायोलेशन। अगर आपने कोई ट्रैफिक वायोलेशन किया है तो उसके लिए रिलेटेड जो भी पेनल्टी है उसको उस पर पेनल्टी डालने का काम कौन करता है? ये वाला एक्ट। उस एक्ट का एक और उद्देश्य है कि ये एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड को इसने क्रिएट किया है।
मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, और इसका काम क्या होता है, ये कंपलसरी इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है किसको, जितने भी रोड यूजर्स है फॉर सर्टेन टाइप ऑफ एक्सीडेंट, यानी अगर सर्टेन टाइप ऑफ एक्सीडेंट होते हैं तो उनके जितने भी रोड यूजर्स है उनको कंपलसरी इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट प्रोग्राम, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट जो फंड है उसका काम है कि कंपलसरी इंश्योरेंस प्रोवाइड करना ऑल रोड यूजर्स फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, और प्रोवाइड्स फॉर ए नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड भी प्रोवाइड करता है कि हमें एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का गठन करना है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया जाएगा, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, याद रखना नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम करता है, और पेनल्टी फॉर ट्रैफिक वायोलेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक समझो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1998, एक होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1998, इसका काम है डेवलपमेंट करना, मैनेजमेंट करना ऑफ नेशनल हाईवे, यानी नेशनल हाईवे के अंदर डेवलप करना, नेशनल हाईवे को मैनेज करना, नेशनल हाईवे को मेंटेन करना, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1998 के थ्रू आया है। तो अभी आपने इस इंडिया के अंदर इनिशिएटिव पढ़ लिया हमने, सबसे पहला क्या पढ़ा था, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1998, ये टॉपिक कंप्लीट हो गए। बहुत इजी है, एक टॉपिक और समझ लो साथ के साथ ही एक न्यूज आई है, ऑथर नंदिनी दास, इसका मैं सीधा आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ, ये लास्ट वाला है, उसके बाद में हम एक परचेज मैनेजर इंडेक्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये आर्टिकल दिखा देता हूँ समझ लो, आर्टिकल देखते जाओ, ये सिर्फ न्यूज़ है, अपने को सिर्फ ध्यान रखना है। एक नंदिनी दास नाम से एक ऑथर है, उन्होंने 2023 का ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज अवार्ड जीता है। किसने, ऑथर नंदिनी दास, याद रखना है आपको, ऑथर नंदिनी दास है, उन्होंने 2023 का ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज अवार्ड जीता है, नंदिनी दास जो ऑथर है, ठीक है। और उन्होंने किस पे लिखा है, तो उन्होंने एक लिटरेचर लिखी है, मैं आपको उसका नाम भी दिखा देता हूँ, 1 सेकंड, है ना। उसके बाद एक आर्टिकल और है, उसको भी समझ लो, दोनों को साथ में समझा देता हूँ। परचेज मैनेजर इंडेक्स है, वो पॉइंट करता है टू मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ इजिंग टू 8 मंथ लो, यानी एक परचेज मैनेजर इंडेक्स होता है, उसका काम क्या होता है कि उन्होंने बताया कि जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो 8 महीने में सबसे लोवेस्ट है, ठीक है, ये चीज़ है ये आर्टिकल। तो अभी हमारे लिए काम की क्या चीज़ है, परचेज मैनेजर इंडेक्स। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ कि हमने एक ऑथर वाला पढ़ा था, ऑथर नंदिनी दास ने 2023 का ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज अवार्ड जीत लिया है, और किसके लिए, कोर्टिंग इंडिया नाम से एक बुक लिखी है, कोर्टिंग इंडिया, COURTING, जिसके अंदर क्या होता है, जो इस्लामिक कल्चर है उसको बताया गया है, ब्रिटिश कल्चर को बताया गया है कि इन बड़े बड़े जो इस्लामिक जो स्टेट्स है, ब्रिटिश कल्चर जो इंडिया में, इनकी स्थापना कैसे क्या हुई, इन सारी चीज़ों को आपको देखना है। ये टॉपिक समझ में आ गया। अब एक परचेज मैनेजर इंडेक्स को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने ऑलरेडी आपको न्यूज़ तो दिखाई दी है, अब इस चीज़ को समझो। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है, तो ये एक सर्वे बेस्ड मेजर है जो क्या करता है कि रेस्पोंडेंट को बताता है कि बिजनेस वेरिएबल्स में क्या चेंजेस हुए हैं। उससे पहले इस चीज़ को समझो, इसके अंदर इकोनॉमिक ट्रेंड, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर जो इकोनॉमिक ट्रेंड चल रहे हैं उसके डायरेक्शन को, मतलब उसमें क्या डायरेक्शन चल रहा है, उस डायरेक्शन को डिसाइड करने वाला इंडेक्स कौन सा है, परचेज मैनेजर इंडेक्स। इसका डेटा कौन यूज करते हैं, RBI, सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत सारी एजेंसियां इसका यूज करती है, क्योंकि ये एक्चुअल डेटा बताता है कि अभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, उसके अंदर इकोनॉमिक ट्रेंड किस डायरेक्शन में, क्या उसमें ग्रोथ होगी, क्या उसमें लॉस होगा, क्या उसमें मतलब इसके अंदर क्या परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में एक स्कोर दिया जाता है 0 से 100 तक का, समझ लो इस बात को। अगर 50 स्कोर दिया जाता है मतलब नो चेंज, 50 से ऊपर का स्कोर है मतलब इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाली है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हुई है, और 50 से नीचे स्कोर है इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग घटी है। तो इससे क्या होता है कि हमारा इकोनॉमिक ट्रेंड डिसाइड होता है फ्यूचर और करंट, एक तो करंट ट्रेंड और फ्यूचर स्थिति, बिजनेस के अंदर जो फ्यूचर बिजनेस कंडीशन और करंट बिजनेस कंडीशन, दोनों का आइडिया किससे लगता है, परचेज मैनेजर इंडेक्स के, क्योंकि इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का डेटा, सर्विस सेक्टर का डेटा, दोनों के डेटे का जो इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, इकोनॉमिक ट्रेंड होता है, उसका डायरेक्शन डिसाइड होता है। अब इसको समझो आप, इट इज इंडेक्स ऑफ प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट करंट एंड फ्यूचर कंडीशन ऑफ बिजनेस। मैंने बता दिया कि बिजनेस की फ्यूचर कंडीशन एंड करंट कंडीशन की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। ये सेपरेट इंडेक्स प्रोवाइड करता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बार अलग प्रोवाइड करेगा इंडेक्स, सर्विस सेक्टर में अलग प्रोवाइड करेगा, और उनका एक कंबाइंड कंपोजिट इंडेक्स भी ऑल्सो प्रोवाइड किया जाएगा किसके अंदर, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में। याद रखना, क्योंकि इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का डेटा भी कैलकुलेट किया जाता है, सर्विस का भी किया जाता है, अलग अलग इंडेक्स, और वो बिजनेस की फ्यूचर एंड करंट कंडीशन को कैलकुलेट करता है, और नाम तो है परचेज मैनेजर इंडेक्स। आप सोच रहे हैं परचेज नहीं, आप इस चीज़ को मत समझो, आप ये देखो इस इंडेक्स का काम क्या है, जो इकोनॉमिक ट्रेंड है उनके अंदर जो डायरेक्शन है उसको क्या डायरेक्शन चल रहा है, उस चलते हुए डायरेक्शन को मतलब जो मेजर करने का काम किस इंडेक्स का है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, PMI, ठीक है। ये समझ में आ गया है। स्कोर मैंने आपको समझा दिया 0 से 100, अगर अबव 50 है तो एक्सपांशन, लेस देन 50 है तो मतलब मंदी आने वाली है, 50 का मतलब नो चेंज। कॉन्ट्रैक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग में कमी हुई है, सर्विस सेक्टर में हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर सर्विस के अंदर जो सर्विसेज ऑल इंडिया में प्रोवाइड हो रही है उस सेक्टर के अंदर कमी आने वाली है, ठीक है। ये हर महीने के स्टार्ट के अंदर इसको रिलीज़ किया जाता है। रिलीज कौन करता है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है IHS मार्केट। याद रखना, IHS मार्केट नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इसको कंपाइल किया जाता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को, और फॉर मोर देन 40 इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड 40 से ज़्यादा इकोनॉमीज, यानी आप इस चीज़ को समझो, वर्ल्ड के अंदर अगर टोटल कंट्रीज कितनी है, वर्ल्ड के अंदर अगर टोटल कंट्रीज है तो उसके अंदर 40 इकोनॉमीज का डेटा प्रोवाइड करने का काम ये करता है IHS मार्केट, वो परचेज मैनेजर इंडेक्स इशू करता है। IHS मार्केट क्या है, तो इस चीज़ को समझ लो, S&P ग्लोबल होता है, उसका पार्ट है IHS मार्केट। उसके अलावा ग्लोबल लीडर होते हैं इन इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स एंड सॉल्यूशन फॉर इंडस्ट्रीज इन मार्केट।
जो S&P है ग्लोबल है उसका पार्ट है IHS मार्केट। IHS मार्केट एक ग्लोबल लेवल का लीडर है किसमें, इन्फॉर्मेशन के सेक्टर में, एनालिटिक्स के सेक्टर में, सॉल्यूशंस के सेक्टर में, फॉर इंडस्ट्रीज एंड मार्केट, यानी मार्केट और इंडस्ट्रीज के सेक्टर के अंदर, मार्केट और इंडस्ट्रीज के सेक्टर में जो सॉल्यूशंस, एनालिटिक्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, IHS मार्केट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये ग्लोबल लीडर से इन्फॉर्मेशन, एनालिटिक्स एंड सॉल्यूशंस के सेक्टर में, और यही PMI रिलीज करने का काम करता है 40 इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और PMI इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन से वाइडर होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन में केवल 8 कोर सेक्टर्स जो होते हैं, जो हमने कल पढ़े थे कि स्टील सेक्टर, कल हमने पढ़े थे 8 कोर सेक्टर्स, कल वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाए थे, जैसे स्टील हो गया, कोल सेक्टर हो गया, रिफाइनरी हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारे हमने कल पढ़े थे। तो जितने भी 8 सेक्टर्स है, इन 8 सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा सेक्टर जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेकंड नंबर पे है, स्टील है, और उसके अलावा सीमेंट है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, रिफाइनरी सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है, कोल सेक्टर है। इस तरह 8 सेक्टर्स का डेटा को कौन लेता है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन। लेकिन उससे बड़ा वाइडर, वो तो ये 8 सेक्टर्स को कवर करता है, लेकिन PMI सारी इंडस्ट्रीज और मार्केट्स के डेटा को कवर करता है। उससे वो ट्रेंड डिसाइड करता है, करंट एंड जो फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। हर महीने रिलीज किया जाता है। 0 से 50 का स्कोर होता है, 100 का स्कोर होता है। 50 मतलब नो चेंज, लेस देन 50 कॉन्ट्रेक्शन, अबव 50 एक्सपांशन, और 40 इकोनॉमीज का डेटा कौन रिलीज करता है, PMI का। मतलब PMI रिलीज करने का काम किसका है, IHS मार्केट का, और ये S&P ग्लोबल का पार्ट है। अभी हमने परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पढ़ लिया है, और छोटी मोटी न्यूज़ और कोई आई है जो काम की नहीं है बट हमने पढ़ ली है। उसके अलावा हमने साथ के साथ ही ब्रिज एरिया डिक्लेरेशन देख लिया था। उसके अलावा मोटर एंड रोड सेफ्टी एक्ट, मतलब अमेंडमेंट, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी देख लिया था। उसके अलावा रोड एक्सीडेंट की रीजंस क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, उसके लिए आपको क्या सॉल्यूशंस बताए गए हैं, इनिशिएटिव क्या लेने चाहिए, उसके डेथ होने की रीजंस क्या है, वो सारी चीज़ें भी पढ़ ली है। उसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को पढ़ा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ लिया है, एंड नाउ फाइनली GST काउंसिल, सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो आज के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। आप एक बार इन टॉपिक्स को समझिए। कल हम 3 नवंबर के डेटा के साथ, 3 नवंबर के द हिंदू के साथ आएंगे और आपको सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। टेलीग्राम चैनल में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ से, मेरे हैंड से कुछ कमी है तो मुझे बोलिए, मैं उसको 100% इंप्रूव करूँगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं 100% इंप्रूव करूँगा। और अगर आपको अच्छा लगता है इसके, तो आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम नई चीज़ों के साथ, नए ट्रेंड के साथ एक बार फिर से आएंगे, और साथ के साथ ही हम एक क्वेश्चन डेली जो करंट अफेयर में चल रहा है, जो UPSC से रिलेटेड है, हम उसको 100% पढ़ रहे हैं। आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कुछ कमी है तो आप मुझे बोलिए, मैं उसको इंप्रूव करूँगा 100%। हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आपको सारी चीज़ें बहुत सिंपल, ईजी लैंग्वेज में और डिटेल रूप में मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।